वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आपका मैंने लास्ट टाइम जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है और उसका टॉपिक है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का और उसके सारे कंपोनेंट आपको समझ में आ गए तो फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन आपको समझने में आसानी होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। At the end of the lecture, all first year MBBS and BDS students will be able to define number 1, pulmonary ventilation, number 2, explain the mechanics of respiration, number 3, classify the muscles of inspiration and expiration, number 4, differentiate between the alveolar pressure, pleural pressure and the transpulmonary pressure, number 5, explain the laws of physics on application of pulmonary ventilation, that is the Boyle's law, Dalton's law and Henry's law. Number 6, define unit and terminology of pressure, barometric pressure, water vapor pressure and atmospheric gas. तो ये सारी चीज़ें आपको at the end of the lecture आ जाएंगी इंशाल्लाह। लास्ट वाले लेक्चर का थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं इस डायग्राम से। आप देख लें कि रेस्पिरेटरी पैसेज इसमें दिखाया हुआ है नेजल कॉन्का से, फिर उसके बाद नेसोफेरिंक्स में जा रहा है, फिर लैरिंग्स है, उसके साथ ग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है जब हम स्वालो करते हैं ताकि कोई खाने पीने की चीज़ हमारे ट्रेकिया में ना जाए। तो उसके नीचे ट्रेकिया है, ठीक है, लैरिंग्स के नीचे। फिर ट्रेकिया में हमने देखा था कार्टिलेजेस हैं 3-4 उसको एनसर्कल किए हुए हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो। फिर ट्रेकिया जो है मेडियास्टिनम में जाके 2 में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस जो हाइलम से ईच लंग में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, हाइलम से जो है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, ये सब एंटर और एग्जिट होते हैं। ठीक है, और फिर ये जो ब्रोंकस है वो फिर डिवाइड होना शुरू होता है। मेन ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, फिर एल्वियोलाई होते हैं। ठीक है, दूसरी डायग्राम देख लीजिए, अच्छा से इसमें दिखाया है कि ट्रेकिया दिखाया है ऊपर, आप देखें, फिर प्राइमरी ब्रोंकस दिखाया है उन्होंने, फिर ब्रोंकियल ट्री देखें, नंबर ऑफ ब्रांचेस इन्होंने यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं होते होते 60,000 टाइम डिवाइड हो चुका होता है ट्री की तरह ब्रांचेस में। ठीक है, और जहाँ पे अभी मैं आपको बता दूं कि एयर जो है वो सिर्फ कंडक्ट हो रही है ना, वहाँ पे एयर की कोई डिफ्यूजन नहीं हो रही है, उसको कहते हैं कंडक्टिंग जोन। यानी कंडक्टिंग जोन क्या होगा, ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकस, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद जो है ना फिर रेस्पिरेटरी जोन शुरू हो जाएगा। तो ऊपर तक सिर्फ एयर कंडक्ट हो रही है तो कंडक्टिंग जोन कहलाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे एक लैरिंग्स की डायग्राम है, कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी। कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्होंने दिखाया हुआ है, लैरिंग्स है, उसके बाद थायरॉइड कार्टिलेज, फिर क्रिकोइड कार्टिलेज, फिर ट्रेकिया। और ट्रेकिया जहाँ पे डिवाइड होता है दो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी ब्रोंकस में, उस पार्ट को कहते हैं कैरेना। ठीक है, ये जो है इस वाली डायग्राम में देखें, एयरवे डिवीजन दिखाई हुई है। ठीक है, ऊपर दिखाया आप राइट साइड पे देखिए ट्रेकिया है, फिर ब्रोंकाई है, कार्टिलेजिनस सपोर्ट है उस पर, फिर ब्रोंक्यूल्स जब डिवाइड हो गए उसमें कोई कार्टिलेजिनस सपोर्ट नहीं है। फिर उसके नीचे देखें टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल डिवाइड होते हैं तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वियोलर डक्ट बनाती हैं, एल्वियोलर डक्ट फिर एल्वियोलर सैक जो एयर स्पेसेस है ना उसमें एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी जोन है नीचे वाला। ये भी वही डायग्राम जो आप लास्ट टाइम देख चुके हैं। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन पे हम आ जाते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन इज द प्रोसेस वेयरबाय द लंग्स रिप्लेनिश द गैस इन द एल्वियोलाई। यानी कि सिंपली इट इज द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स एल्वियोलाई एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग एल्वियोलाई टू द एटमॉस्फेयर। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन है, यानी कि एयर का अंदर आना और बाहर अंदर जाना और बाहर आना जो है ना वो पल्मोनरी वेंटिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देखें एल्वियोलस है वाइट कलर का और नीचे पल्मोनरी कैपिलरी है। ऑक्सीजन देखें एल्वियोलस से एब्जॉर्ब हो रही है पल्मोनरी कैपिलरी में
और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल ने फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल की, मेटाबॉलिज्म हो गया, काम हो गया, फिर मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, अब उसको बाहर निकलना है तो वो मतलब कैपिलरी से एल्वियोलस में चली जाएगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और एक्सेल आउट हो जाएगी। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन होती है। फिजियोलॉजिक फीचर्स देख लें। Lungs are elastic structures containing collagen and elastic fibers that resist expansion. For normal lungs to contain air, they must be distended either by positive internal pressure, that is by pressure in the airways and alveolar spaces, or by negative pressure outside the lungs. ठीक है, तो इलास्टिक स्ट्रक्चर है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं उसमें, ठीक है, और रेजिस्ट करते हैं उसको एक्सपेंशन को। तो मतलब ये कि अगर एयर उसमें जानी है तो दे मस्ट बी डिस्टेंडेड आइदर बाय पॉजिटिव इंटरनल प्रेशर, बाय प्रेशर इन द एयरवेज, इंटरनल प्रेशर यानी कि एयरवेज में जो प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर है, और जो आउटवर्ड प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर हो गया, नेगेटिव प्रेशर, दैट इज आउटसाइड द लंग, प्लूरल प्रेशर उसे कहते हैं, हम आगे देख लेंगे। The relationship between the volume of gas contained in the lungs and the distending pressure, the transpulmonary pressure defined as alveolar pressure minus the pleural pressure. इसको अभी हम और तफसील से देखेंगे, फिर मैं समझा दूंगी। इस डायग्राम को भी बाद में देखते हैं। मैकेनिक्स ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन। अच्छा, कैसे होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब एयर अंदर कैसे चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आ जाती है। The chest wall is also an elastic structure with properties similar to those of expandable and compressible spring. मतलब सिर्फ लंग्स इलास्टिक नहीं है, चेस्ट वॉल भी इलास्टिक है। और हमने पहले लेक्चर में ही ये मैंने आपको बताया था कि लंग्स जो हैं वो कहीं से जुड़े हुए तो हैं नहीं चेस्ट कैविटी में, ठीक है, वो रखे हुए हैं, सिर्फ बीच में जो मेडियास्टिनम है वहाँ पे वो अटैच है, बाकी चेस्ट कैविटी में वो कहीं अटैच नहीं है। इसलिए अटैच नहीं है कि एयर जाएगी तो वो एक्सपेंड हो और बाहर आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे वो, तो अगर अटैच होते तो ये चीज़ ना हो सकती, ठीक है। तो चेस्ट वॉल भी एक्सपेंडेबल है कंप्रेसिबल रिंग की तरह, क्योंकि पूरा एक रेस्पिरेटरी पंप वो बनाते हैं ना, चेस्ट वॉल के जो मसल्स हैं और डायफ्राम है, उसी से तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है। अभी हम देखते हैं आगे, मसल्स दैट कॉज लंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये समझ लीजिए कि मतलब लंग्स कैन बी एक्सपेंडेड एंड कॉन्ट्रैक्टेड इन टू वेज आप सोचें। पहला है बाय डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम टू लेंथन और शॉर्टन द चेस्ट कैविटी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम है इट इज अ पार्टीशन बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी जो नीचे है एंड द चेस्ट कैविटी जो ऊपर है। तो चेस्ट कैविटी के में लंग्स रखे हुए एंड देयर लोअर लोब्स आर रेस्टिंग ओवर द डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम जो है अगर नीचे चला जाए तो चेस्ट कैविटी एलोंगेटेड हो जाएगी और लंग्स में एयर आ जाएगी, मतलब ये कि एयर आएगी तो जाहिर बात है कि लंग जो है वो डिस्टेंड हो जाएंगे, तो नीचे डायफ्राम है उसको पुश करेंगे तो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा ज़्यादा एयर का आना कैविटी में। दूसरे क्या है, अगर एलिवेट हो जाए डायफ्राम ऊपर चला जाए तो एयर जो है खुद बहुत बाहर निकल जाएगी। ड्रिप्स यानी बाय एलिवेशन, एक तो ये हो गया ना, मतलब ये कि डिप्रेशन हुआ फिर एलिवेशन हुआ तो एयर बाहर निकल गई। दूसरा मेथड क्या होता है, पहला मेथड चेस्ट कैविटी का एलोंगेट होना और शॉर्टन होना है बाय द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, बाय एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द रिब्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अब जो रिब्स है हमारी, यानी आगे हमारी स्टर्नम है, पीछे हमारा स्पाइनल कॉलम है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और उसके दरमियान में रिब्स हैं, पूरा केज बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ही तो है ना लंग्स। तो एलिवेट हो जाए रिब्स जो है, अब बाहर को एलिवेट हो जाए अगर, तो चेस्ट कैविटी का जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो बड़ा हो जाएगा, और डिप्रेशन हो जाए अगर रिब्स में तो वो छोटा हो जाएगा। डिप्रेशन से मतलब ये है उसके जो मसल्स अटैच है रिब्स में वो उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल, अभी मैं आगे बताती हूँ। एलिवेशन अगर हो जाएगी, रिब्स आगे की तरफ अगर आ जाएं तो जो उसके साथ स्टर्नम भी आगे की तरफ आ जाएगी, तो स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ज्यादा जगह हो जाएगी, उसमें एयर आ जाएगी, ठीक है। अगर जो है डिप्रेशन हो जाएगा रिब्स का तो चेस्ट, ये जो स्टर्नम है थोड़ा पीछे हो जाएगी,
वर्टिब्रल कॉलम से, तो कम हो जाएगा स्पेस, उसको हम कहते हैं एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम हो सकता है और बढ़ सकता है। ठीक है, तो एक मेथड ये है कि डायफ्राम ऊपर नीचे हो जाए, और दूसरा मेथड ये है चेस्ट कैविटी का मतलब वॉल्यूम चेंज होने का, कि रिब्स आगे पीछे हो जाए, रिब्स की एलिवेशन और डिप्रेशन हो जाए। सही है, डायग्राम में भी देख लेते हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम देखने से पहले हम देख लेते हैं। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग इज accomplished almost entirely by the first method, that is by the movement of the diaphragm। अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है हमारी रेस्ट पे, हम कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे, कोई विगुरस एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे अभी मैं बैठी हूँ और आप बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग जो है ना, वो सिर्फ फर्स्ट मेथड से ही हमारी हो जाती है। डायफ्राम नीचे जाता है, एयर अंदर आ जाती है, डायफ्राम ऊपर होता है, एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम पुल्स द लोअर सरफेस ऑफ द लंग डाउनवर्ड्स, वो नीचे खींच लेता है लोअर सरफेस ऑफ द लंग को। देन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द डायफ्राम सिंपली रिलैक्सिव हो जाता है, कुछ भी नहीं करता, एंड द इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, चेस्ट वॉल एंड द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर कंप्रेस द लंग्स टू एक्सपेल द एयर। तो जब हम क्वाइट ब्रीदिंग हमारी हो रही होती है, तो ये इस वाले मेथड से होती है, डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से। ठीक है, ड्यूरिंग हैवी ब्रीदिंग, यानी कि अगर हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जरा कोई विगरस एक्टिविटी हमारी, however the elastic forces are not powerful enough to cause the necessary rapid expiration, so extra force is achieved mainly by the contraction of the abdominal muscles which push the abdominal contents upward against the bottom of the diaphragm, thereby compressing the lung। तो मतलब क्वाइट ब्रीदिंग में तो इतनी इलास्टिक फोर्स नहीं चाहिए, तो वो हो जाती है सिर्फ डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से। लेकिन अगर हैवी एक्सरसाइज हो रही हो, इस तरह का विगरस एक्टिविटी हो, तो फिर सिर्फ डायफ्राम की मूवमेंट काफ़ी नहीं होती है, क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं होता उसमें। ठीक है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा पावर के लिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स भी रिक्वायर होंगे, विच पुशेस द एब्डोमिनल कंटेंट अपवर्ड टुवर्ड द बॉटम ऑफ द अगेंस्ट द बॉटम ऑफ द डायफ्राम, thereby compressing the lungs। ठीक है, तो आपने मेरा ख्याल है एनाटॉमी में पढ़ा होगा एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो अभी हमें आगे देख लेते हैं। सेकेंड मेथड फॉर एक्सपेंडिंग द लंग्स इज टू रेज द रिब केज। रिब केज रेज हो जाए, आगे की तरफ आ जाए, और रिब केज या डिप्रेस हो जाए। दिस एक्सपेंड द लंग्स बिकॉज इन द रेस्टिंग पोजिशन द रिब स्लांट डाउनवर्ड, thus allowing the sternum to fall backward toward the vertebral column। ठीक है, तो रेज अगर होगा रिब केज, तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर बड़ा हो जाएगा, एयर आ जाएगी उसमें। ठीक है, और अगर एयर को बाहर निकल गई है, तो स्टर्नम जो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, कम हो जाएगा उसका डिस्टेंस टू विद दी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो इस तरह से एयर बाहर निकल जाएगी। When the rib cage is elevated, however, the ribs project almost directly forward, so the sternum also move forward away from the spine, making the anteroposterior thickness of the chest about 20% greater during maximum inspiration than during expiration। तो 20% increase हो जाता है anteroposterior diameter जब हम air breathe in करते हैं इस वाले मेथड से। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन की डायग्राम देखें, लेफ्ट साइड पे जो है सेकेंड मेथड दिखाया हुआ है, तो रिब्स जो है स्लांट बैकवर्ड कर रही हैं एक्सप्रेशन में। ठीक है, और कम हुआ हुआ है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, और ये जो राइट साइड वाली डायग्राम है उसमें आप देखें इंस्पिरेशन की है, उसमें क्या हुआ है कि रिब्स जो है मूव फॉरवर्ड कर लिया है, एलिवेट हो गया है रिब केज, तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ये वही डायग्राम है आपकी बुक में, उसको देख लीजिएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, इसलिए कि पूछा भी जाता है, एमसीक्यूज में आता है, तो ये आपको इसके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन दैट एलिवेट द रिब केज। नंबर 1 एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। अब इंस्पिरेशन है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल से होगी। नंबर 2 स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। नंबर 3 एंटीरियर सेरेटाई। नंबर 4 स्कैलेनाई। ये सब पढ़े होंगे ना आपने,
स्कल में जो आपने हेड एंड नेक में सारे मसल्स पढ़ लिए होंगे ना, स्केलेनाई कितने होते हैं, एंटीरियर सेरेटाई, एंड 5 इज डायग्राम, diaphragm. Diaphragm is also muscle of inspiration. ठीक है. Classification of muscles, muscle of expiration देखें, muscles that depress the chest cavity. तो ये abdominal recti और internal intercostal, ये हैं muscles of expiration. तो ये अलग अलग अपने पास लिखिए, उसको याद कीजिए. अब what about the pressure that causes the movement of air in and out of the lungs? अब pressure भी तो है ना, उससे क्या हो रहा है? The lung is an elastic structure that collapses like a balloon and expels all its air through the trachea whenever there is no force to keep it inflated. मैंने बताया ना, ऊपर तो अल्लाह मियां ने कार्टिलेजिनस रिंग्स बनाए हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाते हैं, फिर वो थोड़े स्कैंटी होते जाते हैं जब ब्रोंकाई में आते हैं. ठीक है, लेकिन हमने देखा था कि जो ब्रोंक्यूल्स है उसमें तो है ही नहीं है वो, तो फिर वो तो अगर एक दफ़ा एयर आके बाहर निकल गई तो वो तो कोलैप्स हो जाते. तो क्या चीज़ है जो उसको इन्फ्लेट रखती है. ठीक है. Also, there are no attachments between the lung and the walls of the chest cage except where it is suspended at its hilum from the mediastinum, the middle section of the chest cavity. Instead, the chest floats in the thoracic cavity. जो thoracic cavity है उसमें float कर दिया ना, कहीं से अटैच नहीं है. मैंने आपको बताया था लंग्स जो है कहीं से अटैच नहीं है, सिर्फ जो मीडियल उनका हाइलम है वो मेडियास्टिनम से अटैच है. अब हम प्रेशर देख लेते हैं. प्लूरल प्रेशर एंड इट्स चेंजेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. Pleural pressure is the pressure of the fluid in the thin space between the lung pleural layer and the chest wall pleural layer. ये जो प्लूरा है पूरे लंग को ना कवर किए हुए. ठीक है, अब यानी एक लंग है, उसके आगे पीछे कवरिंग है, उसको कहते हैं प्लूरा. लेकिन उस प्लूरा की 2 लेयर्स होती हैं. एक इंटरनल लेयर है जो लंग की तरफ है और एक एक्सटर्नल लेयर है जो थोरेसिक कैविटी की तरफ है. जो इंटरनल लेयर है उसको कहते हैं विसरल प्लूरा क्योंकि विसरा के नजदीक है, और जो आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, उसको कहते हैं पैराइटल प्लूरा. तो इन दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है. थोड़ा सा उसमें फ्लूइड होता है कि लंग जब एक्सपेंड होना फ्रिक्शन नहीं, इसलिए लंग ने रखा है. ठीक है, तो उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और वो प्लूरल फ्लूइड एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं प्लूरल प्रेशर. समझ में आया? As mentioned before, this is normally a slight suction, which means a slight negative pressure. और यहाँ पे ये slight negative pressure होता है क्योंकि प्लूरल फ्लूइड जो है ना वो मुस्तकिल लिम्फेटिक में ड्रेन हो रहा है, इसलिए उसकी वजह से सक्शन होती है, तो स्लाइट नेगेटिव प्रेशर होता है. The normal pleural pressure at the beginning of inspiration is about -5 centimeter of water, which is the amount of suction required to hold the lungs open to their resting level. मतलब -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर रेस्टिंग स्टेट में होता है प्लूरल प्रेशर, बस वो होल्ड किए हुआ होता है ओपन लंग को एट देयर रेस्टिंग लेवल. ठीक है. Then during normal inspiration, expansion of the chest cage pulls outward on the lungs with greater force and creates more negative pressure to an average of about -7.5 centimeter of water. तो जब इंस्पिरेशन होती है तो जाहिर है एक्सपेंशन हो जाती है चेस्ट केज की, क्योंकि अंदर लंग्स में एयर आ गई है. ठीक है, तो मोर नेगेटिव प्रेशर हो जाता है प्लूरल प्रेशर -7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. अब देख लेते हैं एल्वियोलर प्रेशर. जो प्लूरल प्रेशर है ना वो तो एक्सटर्नल प्रेशर हुआ ना, क्योंकि वो तो उसकी कवरिंग में है लंग की. इंटरनल प्रेशर क्या है? लंग के जो पैरेन्काइम है उसके अंदर जो एल्वियोलाई है उसका प्रेशर, इसलिए वो इंटरनल प्रेशर हुआ. तो एल्वियोलर प्रेशर इट इज द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द लंग एल्वियोलाई. When the glottis is open and no air is flowing into and out of the lungs, the pressure in all parts in the respiratory tree all the way to the alveoli are equal to the atmospheric pressure, which is considered to be zero reference pressure in the airways, that is 0 centimeter of water. ठीक है. अब प्रेशर जो एल्वियोलस के अंदर है उसको एल्वियोलर प्रेशर कहते हैं. अगर जब ग्लॉटिस ओपन होता है और कोई एयर अंदर जा रही है ना बाहर आ रही है, तो प्रेशर पूरे जो पार्ट है ना रेस्पिरेटरी ट्री के उसमें
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वो है 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, टू कॉज अब 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर पे कोई एयर अंदर नहीं आ सकती। अब क्या करना होगा, अगर अंदर आनी है एयर, यानी कि वेंटिलेशन जब होनी है, to cause inward flow of air into the alveoli during inspiration, the pressure in the alveolus must fall to a value slightly below the atmospheric pressure. अब जब तक ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होगा, एयर अंदर नहीं आ सकती, यानी कि बिलो 0 होना चाहिए उसको। तो कितना हो जाएगा, -1 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन एल्वियोलर प्रेशर डिक्रीजेस to about -1 centimeter of water. This slight negative pressure is enough to pull 0.5 liter of air या oxygen into the lungs in 2 seconds required for the normal quiet inspiration. Inspiration हमारी 2 seconds में होती है. During expiration, opposite pressure occurs. The alveolar pressure rises to about +1 centimeter of water. -1 हुआ तो एयर अंदर आ गई 0.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और जब +1 हुआ तो उतनी 0.5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। एंड दिस फोर्सेस द 0.5 लीटर ऑफ इंस्पायर्ड एयर आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग द 2 to 3 सेकेंड्स ऑफ द एक्सपिरेशन। तो 2 सेकेंड्स का इंस्पिरेशन है, 2 to 3 सेकेंड्स का एक्सपिरेशन है, इसमें ये हो जाता है। ठीक है, अब एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है प्लूरल प्रेशर नॉर्मल कितना है, एल्वियोलर प्रेशर कितना है। अब देखें ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है। The difference between the alveolar pressure and the pleural pressure is called the transpulmonary pressure. It is the pressure difference between that in the alveoli and that of the outer surface of the lungs, and it is a measure of the elastic forces of the lungs that tend to collapse the lungs at each instant of respiration, called the recoil pressure. मतलब recoil pressure की वजह से lungs जो हैं वो deflate हो सकते हैं ना, तो ये transpulmonary pressure उसको रोकता है। सही है। अब यहाँ पे ये डायग्राम में देखें, वेंटिलेशन साइकिल इसमें दिखाया हुआ है। अब पहले आप देखें कि पहले बीच वाला सेकंड वाला आप देखिए, एल्वियोलर प्रेशर देखिए ब्लू कलर का जो है। ठीक है, एल्वियोलर प्रेशर नॉर्मल जो है, जब ना कोई एयर अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, एल्वियोलर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 0 सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिखाया हुआ है एल्वियोलर प्रेशर। अब वो नीचे आप देखिए -1 लिखा हुआ है। जब -1 हुआ एयर अंदर आई तो एयर अंदर आ जाएगी, -1 होगा तो एयर अंदर आ जाएगी कितनी, 0.5 लीटर। ठीक है, और फिर जब वो +1 हुआ, ऊपर देखें +1 लिखा है, +1 हुआ तो एयर बाहर चली गई, कितनी, 0.5 लीटर। ठीक है, इसी तरह ऊपर रेड कलर का जो है इंट्राप्लूरल प्रेशर है, या प्लूरल प्रेशर भी कह सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि जब लंग्स ओपन है लेकिन ना कोई एयर अंदर आ रही है ना बाहर जा रही है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, स्लाइड सक्शन की वजह से माइनस होता है, -5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, और एयर आने के लिए उसको और कम होना है, यानी -7.5 हो जाएगा, तो फिर एयर अंदर आ जाएगी और फिर उसके बाद बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चेंजेस इन द लंग वॉल्यूम देखिए नीचे, ऑनसेट ऑफ इंस्पिरेशन में देखें 0.5 लीटर एयर अंदर आई है तो एक्सपेंड हो गया लंग वॉल्यूम, और एंड ऑफ एक्सपिरेशन में देखें उतनी ही एयर बाहर निकल गई है तो लंग वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम देखते हैं कि फिजिक्स के जो लॉज है ना वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। बॉयज लॉ देखिए, आपने पढ़ा भी होगा इंटर में, जाहिर है सभी फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो चेंजेस इन द इंट्राल्वियोलर प्रेशर अकर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द लंग वॉल्यूम। अब लंग वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है तो इंट्राल्वियोलर प्रेशर भी बढ़ जाएगा ना, या फिर लंग वॉल्यूम कम हो रहा है तो इंट्राल्वियोलर वॉल्यूम भी कम, प्रेशर भी कम हो जाएगा। दिस फॉलोज फ्रॉम द बॉयल्स लॉ which states that pressure of a given gas is inversely proportional to its volume। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। देखें ना, अगर हम एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल हैं अगर उनको छोटी जगह पे रखें तो वो करीब करीब आ जाएंगे ना सारे मॉलिक्यूल्स, तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। अब उतनी ही गैस को, उतने ही मॉलिक्यूल्स को अगर बड़े चेंबर में हम ले जाएं तो दूर दूर चले जाएंगे, जब दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स तो उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बॉयज लॉ है, यानी which states that pressure of a given gas is inversely proportional to its volume. An increase in the lung volume during inspiration decreases intra-alveolar pressure to subatmospheric level. Air therefore goes in. देखो कितना जबरदस्त है ना. अब पीछे डायग्राम फिर से देखिए. Increase in the lung volume, ये कह रहे हैं ना बॉयल्स लॉ. दूसरा वाला देखिए, एल्वियोलर प्रेशर जहां पे लिखा हुआ है बॉयल्स लॉ के हिसाब से जब वॉल्यूम बढ़ता है लंग का तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. अब हमें है ना कि वो तो 0 था तो डिक्रीज कैसे हुआ -1, इसलिए कि एयर अंदर आ रही थी तो वो डिक्रीज हो गया तो एयर अंदर आ गई. ठीक है. अब अगर इंक्रीज +1 हो जाएगा तो एयर बाहर निकल जाएगी. तो ये बॉयल्स लॉ हो गया ना अप्लाई इस पे, यानी इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज इट्स प्रेशर. इसलिए इसका प्रेशर डिक्रीज हो गया क्योंकि एयर अंदर आई तो -1 हो गया, एयर बाहर गई तो +1 हो गया. समझ आया कितना जबरदस्त. एक फिजिक्स लॉ हमारी बॉडी में जो है वो काम कर रहा है. आप सोचें की हैरत की बात है, अशश करने की बात है ये. माय गॉड. समझ आया. A decrease in the lung volume conversely raises the intra-alveolar pressure above the atmospheric level, above the atmospheric pressure, that is +1, expelling the air out of the lung. ठीक है. Dalton's law क्या कहता है? ये देखें आपके ना बॉयल्स लॉ, डेल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ गाइडन में नहीं लिखे हुए हैं, तो प्लीज इनको इसमें से आप अच्छे से देख लीजिए. सही है. और मैंने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का भी जो करिकुलम है और JSMU का भी करिकुलम है, उन सब में बॉयल्स लॉ लिखा हुआ है कि आपको आना चाहिए. ठीक है. तो Dalton's law states that each gas in a mixture of gases exerts a partial pressure that is proportional to its concentration. मतलब अगर एक चेंबर में हम 3-4 गैसेस भर दें, ठीक है, तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे अलग अलग, तो हर गैस के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. ठीक है. उन सबको अगर हम टोटल कर देंगे तो क्या होगा? Dalton's law states that each gas in a mixture of gases exert a partial pressure that is proportional to its concentration. यानी कि जितने मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर उनका ज्यादा होगा. तो ईच गैस का जो प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं. अब एक गैस है, अगर जैसे ऑक्सीजन है, दूसरी हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, व्हाटएवर, तो हर एक का अलग अलग जो प्रेशर है उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं. और इन सबको जब हम जितना जितना अलग अलग पार्शियल प्रेशर था उसको हम टोटल कर दें अगर, तो उसको कहते हैं क्या, यानी कि टोटल प्रेशर हो जाएगा. ठीक है. तो प्रोपोर्शनल होता है. डेल्टन ये कहता है कि ईच गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर दैट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन. जितनी कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा. जितनी गैस की कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की वजह से होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स द टोटल प्रेशर. अब अगर 3-4 गैसेस थी, उनका अलग अलग पार्शियल प्रेशर अगर आप जमा कर दें तो टोटल प्रेशर निकल आएगा. Dalton's law is used to estimate alveolar oxygen partial pressure, जिसे हम कहते हैं PO2, when investigating the basis of low arterial content. तो हम जो है Dalton's law को कब यूज करते हैं? alveolar partial pressure of oxygen मालूम करने के लिए. ठीक है. Henry's law क्या कहता है? Henry law states that the volume of a gas dissolved in a liquid is directly proportional to its partial pressure. अब ये ना जब हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे ना तो ये जब अप्लाई होगा. ठीक है. हेनरीज लॉ क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर. यानी कि जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसी गैस का ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो गैस डिसॉल्व हो जाएगी. यानी मतलब ये हुआ पार्शियल प्रेशर कब ज्यादा होगा? जब उसके मॉलिक्यूल ज्यादा है, गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा. जितना कम होगा उतनी कम डिसॉल्व होगी, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा डिसॉल्व होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उससे. ठीक है. तो इसको हेनरीज लॉ कहते हैं. ये जब कब अप्लाई होगा? जब हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ेंगे. इन क्लिनिकल मेडिसिन पार्शियल प्रेशर आर रिपोर्टेड फॉर गैसेस इन ब्लड एज वेल एज इन द एयर. तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पढ़ते हैं, पेशेंट्स में देखते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली उनमें.
Partial pressure in a liquid refers to gas molecules that are free in solution rather than bound to hemoglobin. और partial pressure कौन से molecules जो हैं वो exert करते हैं गैस के, जो free हो, यानी कि वो बाउंड ना हो किसी हीमोग्लोबिन या किसी भी प्रोटीन के साथ। अब यूनिट्स और टर्मिनोलॉजी कर लें। गैस क्वांटिटीज एट वेरियस साइट्स, यानी कि इंस्पायर्ड गैस, एल्वियोलर गैस एंड आर्टीरियल ब्लड आर रेफर टू यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशंस जो आपको आनी चाहिए। गैस प्रेशर्स आर ट्रेडिशनली रिपोर्टेड बेस्ड अपॉन the height of a column of liquid, for example millimeter of mercury or centimeter of water. तो height of a column होता है जिसको प्रेशर जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, उससे हम नापते हैं। तो वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो सकता है या सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब देख लें कि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो आपको कोई भी चीज अगर सेंटीमीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करनी हो तो ये फॉर्मूला है उसका। द पास्कल इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द प्रेशर, और इसका डिनोट कैसे करते हैं, PA, और K इज किलो पास्कल इज इक्वल टू 7.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी 1 किलो पास्कल। बैरोमीट्रिक प्रेशर, अच्छा, इट इज द टोटल प्रेशर in the atmosphere and arises because of the weight of the earth's atmosphere, यानी कि टोटल गैस प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है ना उसको कहते हैं बैरोमीट्रिक प्रेशर। Therefore barometric pressure is equal to 760 millimeter of mercury at sea level and decreases at high altitude, ज़ाहिर हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा, and increases at greater depths, अगर डाइव कर लेंगे ओशन में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो individual gas quantities can be described as fractions. Therefore, a gas fraction is partial pressure divided by total pressure. अभी हमने देखा था कि अगर बहुत सारी गैसेस एक चेम्बर में है तो एक गैस के जो मॉलिक्यूल अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और अगर 3-4 गैसेस हैं तो उन सब के अलग अलग पार्शियल प्रेशर को अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। वाटर वेपर, अब वाटर वेपर का भी एक प्रेशर होता है। द कंपोजिशन ऑफ एयर इज ऑल्टर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बिकॉज एयर इज ह्यूमिडिफाइड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको पता है कि गॉबलेट सेल्स हैं, वहां पे ह्यूमिडिफाई होती है एयर। द वाटर वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन इंस्पायर्ड एयर इज 47 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है हमारा। फ़ारेनहाइट में 98.6 है और जो है सेंटीग्रेड में कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हर प्रेशर जब हम बताते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होगा। तो 47 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वेपर प्रेशर है हमारा कैलकुलेटेड नॉर्मल। द एडिशन ऑफ वाटर वेपर टू इंस्पायर्ड एयर रिड्यूसेस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। अब जब हम इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन को तो उसमें वाटर वेपर मिल जाते हैं इंस्पायर्ड एयर में और वो उसका पार्शियल प्रेशर और कम कर देते हैं। लाइक एट सी लेवल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टू 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर में है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी उसका पार्शियल प्रेशर है, लेकिन जब वो एंटर होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उसका प्रेशर जो है ना वाटर वेपर के एडिशन की वजह से डिक्रीज हो जाता है, 150 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो जाता है। When gas volume is reported clinically, it is used and assumes a body temperature of 37 degrees centigrade, barometric pressure of 760 millimeter of mercury and water vapor pressure of 47 millimeter of mercury. तो हम जो भी जिस भी चीज का जिक्र कर रहे होंगे ना तो उसको हम हमेशा किसमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बैरोमीट्रिक प्रेशर नॉर्मल 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड वाटर वेपर प्रेशर ऑफ 47 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो अपने पास लिख लीजिए कि इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर। अब समरी हम कर लेते थोड़ी सी। शुरू में हमने रिवाइज कर लिया था रेस्पिरेटरी पैसेजेस दोबारा, फिर उसके बाद हमने पल्मोनरी वेंटिलेशन किया, क्या होता है, फिर मैकेनिक्स किए हमने वेंटिलेशन के कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से एयर अंदर जाती है बाहर आती है, डायफ्राम का यूज़,
ऊपर नीचे होना और रिब्स केज का एलिवेट और डिप्रेस हो जाना, 2 मेथड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कर लिए, ये अलग अलग अपने पास लिख लीजिएगा आप। फिर उसके बाद हमने किया प्लूरल प्रेशर और एल्वुलर प्रेशर में डिफरेंस, और फिर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। फिर उसके बाद हमने किया, क्या किया था, मसल ऑफ इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन अलग अलग करके हमने देख लिए। फिर लास्ट में हमने बैरोमीट्रिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक गैस और क्या चीज़, वाटर वेपर प्रेशर। अच्छा, एटमॉस्फेरिक गैस थोड़ा सा चेक रह गया, कि आप देख लें। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 21% ऑक्सीजन, nitrogen 78%, and very small quantities of other gases. Knowing that the fraction of oxygen in the air is 21%, the partial pressure of oxygen in inspired air at sea level is 21% of 760 millimeter of mercury is equal to 160. अब कैसे निकाला हमने, क्योंकि हमें पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी टोटल बैरोमीट्रिक प्रेशर है जितनी भी गैसेस हैं एयर में उन सब का, ठीक है। तो जब हमने देखा कि ऑक्सीजन 21% है, तो 21% को आप 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से उसका 21% जो है 160 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ जाता है, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो 0 होता है एटमॉस्फेयर में। तो जब हम पढ़ेंगे ना कि कैसे एयर बाहर निकल जाती है, यानी कि डिफ्यूज कैसे हो जाती है, और डिफ्यूज हुई भी एल्वियोलस में कैसे आ जाती है, एल्वियोलस से कैपिलरी में कैसे जाती है, और कैपिलरी से एल्वियोलस में कैसे आती है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन अच्छी तरीके से कर लिया है। अब आप इसके प्लीज़ असाइनमेंट शायद में इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए कि डिफाइन पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड हाउ दिस वेंटिलेशन इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि क्या मैकेनिक्स हैं और व्हाट आर द मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दोनों मेथड्स आप लिखें, एक डायफ्राम की ऊपर नीचे होने वाला मेथड एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम, और दूसरा जो है एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द रिब केज, ठीक है। फिर दूसरा सवाल लिखें, व्हाट आर द मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, व्हाट आर द मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। तो 1 2 3 4 करके आप लिख लीजिए। फिर आप लिखें व्हाट इज एल्वुलर प्रेशर, डिफाइन एल्वुलर प्रेशर, डिफाइन प्लूरल प्रेशर, डिफाइन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। फिर चौथा आप क्वेश्चन लिखिए कि what are the values of barometric pressure, water vapor pressure, normal temperature in human body, ये सब लिखें, ठीक है। What is the concentration of oxygen in atmospheric pressure, कितना होता है, what is why 160 millimeter of mercury oxygen partial pressure decreases to 150 when it enters into the respiratory tract। तो उसमें आप लिखें कि वाटर वेपर उसमें मिल जाते हैं, वाटर वेपर का प्रेशर कितना होता है, और वो फिर वो उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का चैप्टर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपने सुन लिया मेरा लेक्चर, अब आप गाइडन में से जाके खोलें, उसको पढ़ें, फिर उसके बाद ये नोट्स बनाएं और अपने फोल्डर में डाल लें, ठीक है। अब फिर उसके बाद जब आपको इम्तिहान या टेस्ट के लिए पढ़ना होगा तो सिर्फ अपना फोल्डर निकाल के पढ़ लीजिएगा, किताब की एक रीडिंग आपकी हो चुकी होगी, ठीक है ना, हो रही है ना साथ साथ, ये तो नहीं कि बस इकट्ठा ही एक दफ़ा कैसे कोई कर सकता है। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आपको हेल्प मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसा है मेरा लेक्चर, मुझे बताएं तो सही। ऑल राइट, और इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया अपने दोस्तों को बताइए कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।